जी नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो आज के अपन क्लास में जोधपुर जिला दर्शन की बात कर रहे हैं। राजस्थान के जिला दर्शन की सीरीज में आज अपन बात करेंगे जोधपुर जिला। जोधपुर जिला से संबंधित चर्चा करेंगे और जोधपुर जिले से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है उन सभी को कवर करते हुए आज ये वाली क्लास में अपन पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जोधपुर संभाग की चर्चा अपन लास्ट वाले वीडियो में अपन ने कर चुके हैं। तो जोधपुर में देखिए, सबसे पहले अपन शुभंकर की बात कर लेते हैं। शुभंकर राजस्थान के 33 जिलों के जो शुभंकर है वो अपने को याद होना चाहिए। एग्जामिनर आपको किसी भी संभाग का शुभंकर या किसी भी जिले का जो शुभंकर आपसे पूछ सकता है कि किस जिले का शुभंकर कौन सा है। चलिए, तो जोधपुर का जो शुभंकर की बात करें वो है कुर्जा। कुर्जा पक्षी है। कुर्जा पक्षी जो जोधपुर का शुभंकर है। और यह भी ध्यान रखना, जोधपुर जिले का खींचन जो गांव है, खींचन गांव, आगे और अपन चर्चा करेंगे, ये जो कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर का खींचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और इसी कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए राजस्थान में और पश्चिमी भाग में कुर्जा गीत भी गाया जाता है। ठीक है, इस कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए कुर्जा गीत गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है कुर्जा गीत है तो विरहिणी नायिका अपने विदेश गए हुए पति को संदेशा भिजवाने के लिए ये कुर्जा गीत गाते हैं। ठीक है, तो कुर्जा जो पक्षी है एक तो जोधपुर के खींचन गांव में और इसके अलावा चूरू में जो ताल छापर अभ्यारण्य है वहां पर भी देखने को मिलते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया जोधपुर का शुभंकर की बात। चलिए, अब बात करते हैं जोधपुर के उपनाम की अपन चर्चा कर लेते हैं। जोधपुर को और किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस उपनामों से इसे जानते हैं सर? तो जोधपुर को सूर्यनगरी, सन सिटी, है ना, सन सिटी के नाम से जाना जाता है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। और इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी नीला शहर। राजस्थान का कौन सा शहर नीला शहर के नाम से जाना जाता है, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर। और इसे पोललेस सिटी, खंबा विहीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पोललेस या यूं कह सकते हैं खंबा विहीन सिटी, शहर। ओके, तो जोधपुर को अपन इन नामों से और पुकारते हैं। एक तो सूर्यनगरी, सन सिटी के नाम से जानते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी नीला शहर के नाम से जानते हैं, पोललेस या खंबा विहीन सिटी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े। ओके सर, अब जोधपुर का अपन
सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। जोधपुर का सामान्य परिचय, नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ जोधपुर। जोधपुर को जो उसका अपन सामान्य परिचय इसमें देखे कि किस प्रकार जोधपुर नगर की स्थापना होती है, इससे पहले कैसे क्या यहाँ पर चल रहा था, तो वो अपन चर्चाएं कर लेते हैं। देखो, जोधपुर जो शहर है, जोधपुर जो सिटी है, जोधपुर जो नगर है, ये राठौड़ों की राजधानी रही है। ठीक है, इतिहास में अपन ने देखा है राठौड़ जो है, राठौड़ों की प्रमुख सत्ता का जो केंद्र रहा है वो जोधपुर रहा है। तो जोधपुर जो नगर है, इसकी स्थापना, जोधपुर नगर की जो स्थापना की बात करें तो इसके जो संस्थापक हुए थे, जोधपुर नगर के संस्थापक, वो हुए थे रणमल का जो पुत्र था, राव जोधा। कौन नहीं जानता राव जोधा को। राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर नगर की स्थापना की थी। तो जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई है बताएंगे। 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर नगर की स्थापना करके जोधपुर को राठौड़ वंश की राजधानी बनाई गई। ओके, इससे पूर्व, इससे पहले राठौड़ों की जो राजधानी हुई थी, जोधपुर से पूर्व राठौड़ों की राजधानी मंडोर थी। ठीक है ना, मंडोर। यह मंडोर जो क्षेत्र है प्राचीन समय में प्रतिहारों के अंडर में था। प्रतिहारों की भी राजधानी हुआ करती थी। एक इंद्रा प्रतिहार, इंद्रा प्रतिहार या इंद्रा परिहार ने अपनी पुत्री की जो शादी है वो राव चूड़ा जी से करवा दी थी। राव चूड़ा से करवा दी गई थी और मंडोर जो है राव चूड़ा को दहेज में दे दिया गया था। फिर मंडोर जो है राठौड़ों की राजधानी बन गई थी, लेकिन आगे चल करके राव जोधा जी को सामरिक दृष्टि से अपने आप को अनकंफर्टेबल यहाँ पे समझा था, असुरक्षित समझा था, तो उन्होंने एक नया नगर और नई राजधानी बनाने का विचार दिमाग में आता है और 1459 ईस्वी को जोधपुर नगर की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, समय बीतता गया। जोधा जी के बाद में इनका ही वंशज जो आया था मालदेव, है ना, इनका पुत्र नहीं, मतलब वंशज की बात कर रहा हूं। तो इनका वंशज जो आया मालदेव ने काफी विस्तार किया, काफी इसको प्रसिद्धि भी दिलाई थी जोधपुर को। और उससे पहले यह भी ध्यान रखेंगे, जोधपुर जो रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो जोधपुर रियासत थी। ठीक है, तो मालदेव जी ने इनको काफी विस्तार किया जोधपुर का और प्रसिद्धि भी दिलाई थी। फिर इसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह जी आए, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। मुगलों की अधीनता वो भी किन से, अकबर से, है ना। तो राठौड़ों में, जोधपुर के राठौड़ों में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन हुआ तो बताएंगे मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। सर चलिए आगे बढ़े, यहां तक कंप्लीट है। फिर उसके बाद समय बीतता गया,
समय गुजरता गया और इन्हीं वंशज का एक शासक आया था जिसका नाम था महाराजा मान सिंह। महाराजा मान सिंह जी ने 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। तो जोधपुर के राठौड़ों में अंग्रेजों से संधि करने वाले या ईस्ट इंडिया से संधि करने वाले शासक कौन हुए, तो बताएंगे महाराजा मान सिंह। ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से संधि पर जो हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेज अधिकारी थे वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। अंग्रेजों की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो बताएंगे चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है। राजस्थान के अधिकांश जो रियासतें हैं उन पर अंग्रेजों की तरफ से संधि करने वाला अंग्रेज जो अधिकारी था वो था चार्ल्स मेटकॉफ ही था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा इनमें अलग है, तो अपन वो जब पढ़ेंगे उस समय आपको और मैं बताऊंगा। बाकी की जो रियासतें हैं उन पर संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे चार्ल्स मेटकॉफ। ओके। फिर और समय बीतता गया, समय गुजरता गया और समय आ गया था एकीकरण का। तो 30 मार्च 1949 चौथा चरण था, नाम था बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान। इस चरण में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान में कर दिया जाता है। 4 रियासतें एक साथ मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इन 4 रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय करके क्या नाम रख दिया गया, बृहत राजस्थान नाम दिया गया। और इस दिन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी बड़ी रियासतें, महत्वपूर्ण रियासतों का विलय राजस्थान में हुआ है। तो इस दिन को याद रखने के लिए 30 मार्च को अपने राजस्थान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च। ठीक है। चलिए, तो एकीकरण के समय जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के शासक कौन थे, महाराजा हनुमंत सिंह। कौन थे, महाराजा हनुमंत सिंह। ये जोधपुर के शासक थे। और भाई साहब हनुमंत सिंह जी जो है पाकिस्तान के जिन्ना के बहकावे में आकर के और ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो ये जो है मोहम्मद जिन्ना के बहकावे में आकर के किससे मिलना चाह रहे थे, पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से समझाने के बाद ये राजस्थान में विलय के लिए राजी हुए थे। ओके। और इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि महाराजा हनुमंत सिंह जी एकीकरण के समय जब ये आए थे तो ये काले कपड़े पहन करके आए थे। काले कपड़े पहन करके यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ओके। इसके अलावा एक प्रश्न और भी बन सकता है कि हनुमंत सिंह जी जो पाकिस्तान में जिन्ना के बहकाव में आकर के पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, तो इनके जो इरादे थे उसका भंडाफोड़ किया था एक समाचार पत्र था जिसका नाम था रियासती। क्वेश्चन आ जाए
कि हनुमंत सिंह जी के या जोधपुर के राजा का पाकिस्तान में विलय के इरादों का भंडाफोड़ किस समाचार पत्र के द्वारा किया गया? तो बताएंगे रियासती समाचार पत्र। ठीक है, तो 26 मई 1948 को रियासती समाचार पत्र ने इनके इरादों का किनके? हनुमंत सिंह जी का पाकिस्तान में विलय के इरादों का भंडाफोड़ किया था। ठीक है, और रियासती समाचार पत्र के लेखक या प्रकाशक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे सुमनेश जोशी। क्या नाम था? सुमनेश जोशी। सुमनेश जी जोशी ने 26 मई 1948 को रियासती समाचार पत्र में इनकी सारी बातों को लिखा गया था और फिर ये सुर्खियों में आए और पाकिस्तान में जाने का इरादा छोड़ करके राजस्थान में विलय होने के राजी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जोधपुर रियासत का जो संक्षिप्त में परिचय करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जोधपुर का अपन भौगोलिक नाम देख लेते हैं कि भौगोलिक नामों से या प्राचीन समय में जोधपुर क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र को किस किस नामों से पुकारते थे। तो बात करते हैं भौगोलिक नाम में। सबसे पहले लिख देते हैं मारवाड़। मारवाड़ की बात करें तो कौन नहीं जानता सर मारवाड़ क्षेत्र को? ये राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो मारवाड़ कहलाता था, जिसमें जोधपुर और कुछ भाग जैसलमेर का, कुछ भाग बीकानेर का, नागौर का और बाड़मेर का, कुछ पार्ट जालौर का और पाली का। काफी बड़ा क्षेत्र है, काफी विशाल क्षेत्र था ये। इनको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इन जिलों का जो सम्मिलित भाग है उनको मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। अभी भी इनको मारवाड़ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है गुजराता प्रदेश। नेक्स्ट है गुजराता प्रदेश। पश्चिमी जो जोधपुर है, पश्चिमी जोधपुर वाला भाग प्राचीन समय में गुजराता प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुजराता प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ये तो हो गया अपना भौगोलिक नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ की जिले और वन संपदा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अब जोधपुर की प्रमुख जिले। जोधपुर की जिलों की अपन चर्चा करें तो उसमें अपन दो प्रकार की जिले देखेंगे। एक तो मीठे पानी की जिले और दूसरे खारे पानी की जिले। तो पहले अपन बात कर लेते हैं मीठे पानी की जिले। और मीठे पानी की जिलों में पहली झील है कायलाना झील। कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर जिले की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो ये कायलाना झील है, तो ये जोधपुर जिले की
प्राकृतिक, सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है सर। ओके। बाद में 1872 ईस्वी में जो जसवंत सिंह द्वितीय यहाँ के शासक थे, जिनका भाई था जिसका नाम था प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। प्रताप सिंह जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इसी वजह से इस झील को, कायलाना झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप सागर झील के नाम से भी जानते हैं। और इस झील में जो है इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के द्वारा पानी लाया जाता है। इसमें जो पानी है वर्तमान में वो इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से पानी लाया जा रहा है। और जोधपुर शहर को जो पेयजल आपूर्ति है, पेयजल आपूर्ति इसी झील से होती है, इसी झील से होती है। ठीक है। और बाद में आगे चल करके 1985 में देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क जो देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है, वो इसी झील के किनारे विकसित किया गया या स्थापित किया गया। ठीक है। तो ये थी कायलाना झील। क्या क्या ध्यान रखना कायलाना झील में? जोधपुर जिले की प्राकृतिक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 1872 में जसवंत सिंह द्वितीय का जो भाई है प्रताप सिंह, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसीलिए इसको प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर से पानी लाया जाता है। जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती है। और 1985 में माचिया सफारी पार्क जो देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है, जिसकी स्थापना यहां पर की गई, इस झील के किनारे की गई। अगली झील की बात करें तो बालसमंद झील। दूसरी झील की बात करें तो वो है बालसमंद झील। बालसमंद झील, बालसमंद झील के निर्माण के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है 1159 ईस्वी में प्रतिहार नरेश बाउक प्रतिहार नरेश बाउक ने इसका निर्माण करवाया था। और कई बाउक की जगह पर आपको बालक राव भी आपको मिल जाता है। तो बाउक को ही बालक राव ने इसका निर्माण करवाया गया था। और फिर इसी झील में गुलाब सागर नहर से पानी लाया जाता है। और एक शासक हुआ था जोधपुर का सूर सिंह। सूर सिंह ने इस झील के किनारे, सूर सिंह ने इस झील में अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया। अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया। तो बालक राव बाउक ने निर्माण करवाया। और गुलाब सागर से इसमें पानी लाया जाता है। और सूर सिंह ने इस झील के मध्य अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया। तो बालसमंद झील हो गई। ये दो थी इंपोर्टेंट मीठे पानी की झीलें। और खारे पानी की झीलों की बात करें
तो एक तो बाप झील है, कहाँ है सर बाप झील? जोधपुर में है। एक यहाँ पे फलोदी झील है, फलोदी झील। बाप झील, फलोदी झील दोनों ये आपकी खारे पानी की झीलें हैं। किस जिले में है? तो सर जोधपुर जिले में है। चलिए अब बात करते हैं जोधपुर के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, कौन कौन से जोधपुर में इंपॉर्टेंट बांध है, तो उनको भी अपन नोट कर लेते हैं। चलिए बांध में लिखते हैं उम्मेद सागर बांध, जोधपुर के बांध में उम्मेद सागर बांध, गुलाब सागर बांध, जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, पिचियाक बांध और एक तख्त सागर, तख्त सागर बांध। तो ये जो बांध है 3-4, थोड़ा सा बांध का भी ध्यान रखेंगे। पूछ ले कि कौन सा बांध किस जिले में है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा एक अरना झरना जलप्रपात का संबंध भी आपके जोधपुर से है। अरना झरना जलप्रपात कहाँ है? तो अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है। ठीक है, आगे बात करें, बावड़ियों की बात कर लेते हैं। जोधपुर में कौन कौन सी बावड़ी है? चलिए बावड़ी की बात करें, बावड़ी तो एंजन बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। तापी बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। और तापी बावड़ी के बारे में ध्यान रखेंगे, ये जोधपुर जिले की सबसे लंबी बावड़ी है, जोधपुर की सबसे लंबी है ना। मंडोर बावड़ी, मंडोर जोधपुर। और चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ है? तो सर ये भी अपने जोधपुर में ही है। और इसका चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो चूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने इसका निर्माण करवाया, चूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने। और ध्यान रखना एक चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में भी पड़ती है, आबानेरी दौसा में भी चांद बावड़ी स्थित है। एक ईदगाह बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, ठीक है। एक अनार बावड़ी, ये बावड़ियां आपके जोधपुर में है। एंजन बावड़ी, तापी बावड़ी, मंडोर बावड़ी और चांद बावड़ी, ईदगाह बावड़ी और अनारा बावड़ी। अनारा सहित नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देता हूं अनारा बावड़ी। ठीक है सर, बावड़ियां कंप्लीट है। चले आगे बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य आखेट निषेध क्षेत्रों के बारे में। जोधपुर जिले से संबंधित है वन्य जीव अभ्यारण्य और आखेट निषेध क्षेत्र। तो अभ्यारण्य और आखेट निषेध क्षेत्र, हाँ जी, पर्यावरण रक्षा के लिए तो जोधपुर रियासत
प्राचीन समय से ही जानी जा रही है। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण में बलिदान, सर्वप्रथम जो बलिदान दिया गया, याद है आपको? वन्य जीव को बचाने के लिए या वन्य जीव संरक्षण में सर्वप्रथम बलिदान जो दिया गया है वो जोधपुर रियासत के रामसड़ा गांव 1604 ईस्वी में 1604 ईस्वी में कर्मा और गोरा, नाम सुना होगा आपने। थोड़ा सा बाहर का आवाज आ रही थी, चले रुक गया वो। 1604 ईस्वी में कर्मा व गोरा ने दिया था। ठीक है, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण में जो पहला बलिदान दिया गया वो जोधपुर रियासत के रामसड़ा गांव में 1604 ईस्वी में कर्मा और गोरा ने दिया था। उसके बाद आपको पता है कि जोधपुर रियासत का एक खेजड़ली गांव का नाम सुना होगा आपने, खेजड़ली। खेजड़ली गांव की घटना 28 अगस्त 1730 ईस्वी में। शासक कौन था? महाराजा अभय सिंह था। उन्होंने गिरधर दास को, सेनापति था गिरधर दास को, आदेश दिया कि जाओ खेजड़ली गांव में खेजड़ी काट करके लाओ। तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया था। 363 लोगों का बलिदान। और बिश्नोई संप्रदाय में इस प्रकार से पर्यावरण रक्षा में जो अपना बलिदान दिया जाता है उसको खड़ाना या साका कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो बलिदान दिया जाता है पर्यावरण की रक्षा में उनको साका या खड़ाना कहते हैं। याद होगा आपको? हाँ जी सर, याद तो है। चलिए अब बात करते हैं आखेट निषेध क्षेत्र। राजस्थान में कुल कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? तो बताएंगे सर, टोटल 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। टोटल कितने आखेट निषेध क्षेत्र है? 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। इन 33 आखेट निषेध क्षेत्र में सबसे ज्यादा आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो 7 आखेट निषेध क्षेत्र अकेला जोधपुर जिले में। सबसे ज्यादा आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है? तो बताएंगे जोधपुर जिले में। कौन कौन से हैं? तो लिखे अपन, डोली, गुड्डा बिश्नोई, डोली, गुड्डा बिश्नोई और बेचू, जाम्बेश्वर, लोहावट। लोहावट का युद्ध पढ़ा होगा ना इतिहास में, किस किस के मध्य हुआ बताओ। देखिए लोहावट का युद्ध तो मालदेव के जो पुत्र थे राव चंद्रसेन और चंद्रसेन का भाई उदय सिंह के मध्य ये लोहावट का युद्ध हुआ था। साथीन और फिटकासीन हो गए 7। डोली, गुड्डा बिश्नोई, डेचू, सांबेश्वर, लोहावट, साथीन और फिटकासीन, ये 7 आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े। चले नेक्स्ट बात करते हैं माचिया सफारी पार्क। माचिया सफारी पार्क कब हुई स्थापना?
1985 में कायलाना झील के किनारे हुई सर। और ये देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है, माचिया सफारी पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट है अमृता देवी मृगवन। अमृता देवी मृगवन है, कहाँ है? खेजड़ली गांव, जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 1994 में की गई है। और आपको पता ही होगा कि अमृता देवी विष्णु जो अभी खेजड़ली वृक्ष खेजड़ली गांव की घटना हुई थी, उसमें जो बलिदान दिया था, इनके नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान किया था। और पर्यावरण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब जंतुआलय की बात कर लेते हैं। एक यहाँ पर जंतुआलय है, जोधपुर जंतुआलय, इंपोर्टेंट है जोधपुर जंतुआलय। देखो, स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। तो जो इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, एक तो गोडावण पक्षी की कृत्रिम प्रजनन स्थली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा जंतुआलय गोडावण पक्षी की कृत्रिम प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है? तो बताएंगे जोधपुर जंतुआलय। और इस जोधपुर जंतुआलय को पक्षी जंतुआलय के नाम से भी जाना जाता है, पक्षी जंतुआलय। राजस्थान का कौन सा जंतुआलय पक्षी जंतुआलय या पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे जोधपुर जंतुआलय। ठीक है, और जोधपुर का जो खींचन गांव है, खींचन गांव, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सर कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा सा परिचय किया था जोधपुर का। काफी बड़ा जिला है ये, तो एक दो वीडियो और बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है, क्लास आपके लिए उपयोगी रही है, तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आप इसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक बच्चे अपने साथ जुड़ेंगे तो अपन ऑनलाइन भी आएंगे। तो मिलेंगे फिर अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।